बालिका वधू पार्ट 3। सीता की जिंदगी में अब एक सौत आ चुकी थी। वह नहीं जानती थी कि शर्मन अब उसका है भी या नहीं। बेचारी इतनी कच्ची उम्र में थी, पर वह पूनम की ओर देखकर अभी भी मुस्कुरा रही थी। पूनम, माँ और बाबा के पांव छूकर आशीर्वाद ले लो चलो। तभी पूनम विजय और रेखा के पांव देखती है, जिनमें मिट्टी लगी थी और काफी कटे फटे पांव थे। तभी वह अपने सुंदर हाथों को देखती है। अरे बेटा, ऐसे क्यों देख रही है? ये पाँव एक किसान के हैं। इन्हीं से चलकर मैंने आज जमीन, घर और अपना परिवार बनाया है। चल लड़की, जाकर आशीर्वाद ले। यू, इन्हें छू। शर्मन, मैं बहुत थक गई हूँ, ये सब फॉर्मेलिटीज बाद में करें। शर्मन पूनम के प्यार में पागल तो हो ही चुका था, इसलिए वह देख नहीं पाता कि पूनम उसके माँ बाबा को नजरअंदाज कर रही थी। पूनम और शर्मन अपना सामान छोड़कर अंदर जाने लगते हैं और शर्मन गाड़ी की चाबी सीता की ओर फेंकता हुआ कहता है, अच्छा सुनो लड़की, हमारा सामान कमरे में पहुंचा देना। अच्छा शर्मन डार्लिंग, मैं इस घर में कहाँ रहने वाली हूँ? ऑफ कोर्स, हम हमारे रूम में एक साथ रहेंगे बेबी। बेटा, पर वो तो सीता और तेरा कमरा है। ये वहाँ रहेगी तो बहू कहाँ रहेगी? ओह यस मॉम, सही कहा आपने। ये बहन जी टाइप लड़की, हमारा सामान लाने के बाद तू अपना सामान उठाकर हमारे रूम से निकाल ले जाना। सीता बेचारी सिर झुकाए हुए हाँ में सिर करती है। ठीक है जीजी। जीजी? ये किस बहन जी से शादी करवा दी तुम्हारी इन लोगों ने शर्मन? अच्छा सीता, तो ये बता, अगर मैं जीजी तो शर्मन तुम्हारा क्या हुआ? जीजा जी, है ना? अरे यार पूनम, क्यों बेचारे का मजाक बना रही हो? अब ये स्कूल गई ही नहीं तो इसे बात करना कहाँ से आएगा भला? और शर्मन और पूनम दोनों अंदर चले जाते हैं। सीता अपने पति और उसकी माशूका से बेइज्जती होकर भी कुछ नहीं बोलती और जाकर शर्मन की गाड़ी की चाबी खोलने लगती है, मगर उसे ऑटोमेटिक गाड़ी का यूज करना नहीं आता था। शर्मन सीता को खिड़की से उसकी गाड़ी को छेड़ते हुए देख लेता है। ये अनपढ़ गवार लड़की, अब क्या मेरी जिंदगी के साथ तू मेरी गाड़ी भी खराब करेगी? और शर्मन सीता को गाड़ी से दूर करता है और खुद आकर सामान निकालकर बाहर रखता है। चल अब इसे उठा कर ले आ। सीता बेचारी अपने नन्हे हाथों से भारी 2 बैग उठाने की कोशिश करती है। ये विजय देखता है तो उसका मन पसीजता है। ला बहू, मैं उठाता हूँ। नहीं बाबूजी, आप नहीं, आपकी कमर में दर्द रहता है ना। और सीता बैग उठाकर कुछ कदम चलती है और गिर जाती है। शर्मन यह देखकर उसे जैसे ही उठाने लगता है, तभी सामने खड़ी पूनम भी गिरने का नाटक कर शर्मन को सीता से दूर कर देती है। ओ हनी, देखो तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। लगता है गांव की गर्मी से तुम्हें चक्कर आ गया। अब जल्दी ही हम हमारे रूम में एसी लगवा लेंगे। और शर्मन पूनम को उठाकर वहाँ से चला जाता है। सीता बेचारी धीमे धीमे कमरे तक आती है और देखती है कि सीता का सामान तो कमरे के बाहर बिखरा पड़ा था और पूनम शर्मन की गोद में बैठी हुई थी। शर्मन पूनम को लाड कर रहा था। मेरी सोनी मोनी, मेरी हनी, मेरी बेबी को दर्द हुआ? लाओ अभी प्यार कर देता हूँ। सीता शर्मन का इतना लाड देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे एक बच्चा मेले में झूले को देखकर खुश होता है। तभी पूनम की नजर सीता पर पड़ती है। लो, कूली बहन जी भी आ गई। पूनम अपने फैंसी कपड़े सीता के मुंह पर फेंककर उन्हें प्रेस करने को कहती है। पूनम अब बस भी करो, क्यों बेचारे के पीछे पड़ रही हो? अच्छा ये बताओ, कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? घर तो बहुत बड़ा और मस्त है, मगर मैं शर्मन को दिखाऊंगी नहीं कि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, पर हमारा शहर में तो इससे भी बड़ा घर होता। पूनम, मैं बापूजी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम उनकी अच्छी बहू जरूर बनोगी। उधर सीता पूनम के कपड़ों को प्रेस करती है। तभी उसके हाथ में पूनम की एक छोटी सी स्कर्ट लगती है, जिसे वह उठाकर देखती है और आईने के सामने जाकर खुद पर लगाकर देखती है तो हंसती है। हाय दैया, ये जीजी किस बच्चे की घघरी उठा लाई? शर्मन उस ओर से गुजरता हुआ सीता को आईने के सामने स्कर्ट पकड़े देखता है तो मुस्कुराता है। शायद इतनी भी गवार नहीं है ये। सीता मुड़कर शर्मन को स्कर्ट देती है। बाबू सुनिए। व्हाट बाबू? कॉल मी शर्मन। कॉल मी शर्मन, ये तो बहुत ही बड़ा नाम हो गया। नहीं, मैं तो बाबू ही बुलाऊंगी, वही ठीक है। देखो ना बाबू, जीजी ने पता नहीं किस बच्चे की स्कर्ट दे दी। सीता की ऐसी गवारपने की बात सुनकर शर्मन उसे अधिक चिढ़ जाता है। नहीं, इतनी भी गवार नहीं तुम, एकदम देहातन हो, एकदम ही। जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। सीता शर्मन की डांट पर रो पड़ती है और अपने कमरे में जाकर कोने में बैठकर रोती बाहर आसमान देखती है, जिसमें उसे खुद का चेहरा अपने शर्मन बाबू की शादी की तस्वीर देखती है। कोई बात नहीं बाबू,
भले ही आप शहरी मेम ले आए, फिर भी पत्नी तो बस मैं ही रहूंगी ना आपकी। आप मेरे हिस्से का प्यार ही तो बांट सकते हैं, मगर मेरी मांग में जो आपके नाम का सिंदूर मैं बचपन से लगा रही हूँ, उस पर बस मेरा ही हक है। अगले दिन सीता कहीं चली जाती है और पीछे से घर में पूनम और शर्मन विजय रेखा के पास आते हैं। शर्मन बेटा, एक बार सीता से बात तो करके देखता। वो अच्छी लड़की है और उसके माँ बाबा के इतने एहसान है हम पर। अगर इतनी ही अच्छी है तो एक काम करो बाबा, आप उसे अपनी बेटी बना लीजिए और मैं और पूनम शहर चले जाते हैं। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? चलो पूनम। ओके। और रही बात एहसानों की, तो मैं और पूनम दिन रात मेहनत करके उस पागल के घर वालों का एक एक पैसा लौटा देंगे। बस मुझे रिश्ते से आजाद कर दो, है ना पूनम? तुम तो हो ही ना मेरी मदद करने के लिए। हाँ। ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? और पूनम इधर उधर चलते हुए बात नजरअंदाज कर देती है। विजय और रेखा शर्मन के अंधे प्यार के आगे घुटने टेक चुके थे। दिन में काम करते हुए अचानक रेखा का पांव फिसल जाता है और वह गिर जाती है। सामने वाले कमरे में पूनम बिस्तर पर बैठकर नेल पेंट लगा रही थी। वह रेखा को जमीन पर गिरा देखती है और मुंह बनाती है। अरे कोई है, मुझे उठाओ, मेरी जान निकली जा रही है। विजय और शर्मन दोनों बाजार गए हुए थे। उफ, ये गांव के देहाती लोग इतने गिरे हुए होते हैं कि कहीं भी गिर जाते हैं। रेखा दर्द से दहाड़ रही थी, तभी दरवाजे पर सीता आती है। सीता के हाथ में प्लास्टर बंधा रहता है। वह अपनी सास को पड़ा हुआ देखती है तो अपना दर्द वगैरह सब भूलकर दौड़कर माँ के पास जाती है और उसे उठाती है। माँ, शक्ति दे, माँ जी उठने की कोशिश करिए। तभी शर्मन और विजय भी आ जाते हैं। शर्मन और विजय रेखा को उठाकर बिस्तर पर लेटाते हैं। शर्मन पूनम को वहाँ ना पाकर बहुत गुस्से में चिल्लाता है। पूनम, पूनम, कहाँ हो तुम? पूनम हड़बड़ाती हुई कमरे में आती है। पूनम, जब माँ गिरी थी तब तुम कहाँ थी? वो तो मुझे पता ही नहीं चला कि माँ गिरी है। मुझे तो लगा जैसे हवा से कोई दरवाजा बजा हो। शर्मन इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। तभी उसकी नजर सीता के टूटे हाथ पर पड़ती है। और तुम्हें पट्टा बांधकर क्यों घूम रही हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आप माँ जी का ध्यान रखिए, मैं खाना बना देती हूँ। हाँ, गवार बनाएगी खाना। पूनम ये कहकर कमरे में चली जाती है, मगर शर्मन का मूड आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पूनम, माँ के पास जाकर बैठो। क्यों? पूनम, तुम इस घर की होने वाली बहू हो। मैं नहीं चाहता कि सारा टेंशन वो बहन जी ही ले ले। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाबा के दिल में घर करो। शर्मन पूनम का माथा चूमता है। पूनम रेखा के पास जाकर बैठ तो जाती है, मगर अपने फोन में ही लगी रहती है। बिटिया, ये बड़ा वाला मोबाइल है ना? बिटिया, इसमें भजन लगा देना, मन को बड़ी ही शांति मिल जाएगी। पर पूनम कोई जवाब नहीं देती और थोड़ी देर में वह ढिंचक सा गाना लगाकर झूमने लगती है। अरे माय ओल्डी सासू माँ, ये भजन में क्या रखा है? सुनना है तो अंग्रेजी गाने सुनो और ठुमके मारो उन पर। रेखा पूनम का यह बर्ताव देखकर सीता के साथ वाले दिन याद करती है। माँ जी, सीडी प्लेयर में भजन बजाने के बजाय क्या मैं खुद गा सकती हूँ? रेखा और उसकी सहेलियाँ सीता की इस साची कुशलता देखकर बड़ी खुश होती हैं। अरे वाह रेखा, क्या बहू पाई है तूने, साक्षात सरस्वती है ये तो। बेटा, किसने सिखाया आपको ये सब? माँ जी, भक्ति और प्रेम सीखा नहीं जाता। यूँ मानिए, सीता अपने राम के लिए और मीरा अपने कान्हा के लिए बस अपना इंतजार को बस गाना गाकर बता रही हैं। ये सुनकर रेखा की आंख में आंसू आ जाते हैं, जो असल में भी आ रहे थे। रेखा की उम्र ज्यादा थी और बिस्तर पर पड़े पड़े रेखा को गैस की दिक्कत हो जाती है। यह देखकर बगल में बैठी पूनम रेखा को जरा सा धक्का देकर वहाँ से उठने लगती है, जिससे रेखा के दर्द होता है। छी यार, ये भी कोई मैनर्स हैं क्या? इसलिए मुझे ऐसी छोटी जगहों पर आना पसंद नहीं है। तभी सीता वहाँ आ जाती है और पूनम का रेखा को लेकर गंदा बर्ताव देखती है। बस चीची, बहुत हुआ। आप माँ जी से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। माना कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ, मगर ये तो शर्मन बाबू की माँ है। आप इनके साथ तो ऐसा मत करिए। ठीक कहा तुमने। आई एम सॉरी माँ जी। माफी मांग रही है, मतलब इतनी भी नकचड़ी नहीं है। और पूनम सीता को पकड़कर बाहर लाती है। सीता भी खुश थी। अचानक पूनम सीता का टूटा हुआ हाथ पकड़ती है और उसे फटकारती है। सुन गवार लड़की, अगर मेरे सामने ज्यादा चूचपट की ना तो तेरा जो बाबू है ना वो मेरे रिमोट से चलता है। एक बटन दबाया ना तो तेरा कनेक्शन इस घर से हमेशा के लिए कट हो जाएगा। तो अपनी औकात मत भूल। पूनम शर्मन के सामने जताती थी कि सीता कुछ भी नहीं करती है, बस पूनम ही सबका ध्यान रखती है। रात का समय था। रेखा की खांसने की आवाज आती है।
पूनम जरा माँ को देखकर तो आओ ना, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? अरे यार वो है ना बहन जी तुम्हारी सीता, वो देख लेगी। पूनम प्लीज। और पूनम उठकर रेखा के पास जाती है। रेखा उस रात काफी परेशान हुई थी, मगर साथ ही पूनम को भी बार बार जगना पड़ा। ये देख पूनम परेशान हो जाती है। अगले दिन पूनम एक बड़ी चाल चलती है और एक पर्ची पर कुछ लिखकर सीता को देती है। सुनो सीता, जरा बाहर जाकर ये ले आओ ना। पूनम ने सीता को पहली बार इतनी प्यार से बुलाया था, जिस वजह से वे खुश होकर सामान लेने चली जाती है। कुछ देर बाद लौटती है और एक लिफाफा पूनम को थमा देती है। चीची ये क्या है? और पर्ची पर क्या लिखा था? वो दुकानदार मुझे पता नहीं क्यों घूर कर देख रहा था, तो मैं भी उसको डबल घूम कर देख रही थी और बोली जीजी ने बोला है तो अच्छी वाली देना। एकदम अच्छी वाली ही है। चलो अब तुम खाना बनाओ, माँ जी को खाना आज मैं खुद दूंगी। और सीता खाना बनाकर चली जाती है। तभी पूनम आती है और रेखा का खाना लेती है और लिफाफा खोलकर उसमें से वह चीज निकालती है जो कि नींद की गोलियां थी। पूनम खाने में नींद की गोलियां मिलाती है। अब ना उठेगी रात में मेरी सास और ना सताएगी इस बेचारी पूनम को। नींद की गोलियों से मिला खाना रेखा उंगलियां चाटकर खा जाती है और उसे रात रेखा बहुत सोती है। अब पूनम यह देखकर रोज एक एक गोली एक्स्ट्रा मिलाने लगी ताकि रेखा सुबह देर तक सोई रहे। शर्मन अपनी माँ को आराम करता देख पूनम से बहुत खुश होता है और सीता से गुस्सा। अपने आप को बहू कहती हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि सास की देखरेख कैसे करते हैं। सीखो मेरी पूनम से। बेचारी सीता पर तो वह बेवजह ही बिल फट रहा था। शर्मन और पूनम मजे से दिन काटते गए, मगर ज्यादा लंबे नहीं। एक दिन शर्मन के हाथ की नींद की गोलियों की पर्ची लगती है और वह देखकर चौंक जाता है। नींद की गोलियों की 2 डिब्बियां? मगर ये किस लिए? और घर में लाया कौन? तभी वह किचन के डस्टबिन को उथल पुथल कर उसमें देखता है कि एक खाली डब्बी पड़ी थी। शर्मन सारा खेल समझ चुका था। वह गुस्से से तिलमिलाता हुआ बाहर आता है और जोर से चिल्लाता है, पूनम, सीता, माँ, सब बाहर आओ। सब बाहर आकर देखते हैं कि शर्मन के हाथ में वह डब्बी थी। पूनम की सांस ही अटक गई। अब मैं समझा, ये माँ इतनी आराम से कैसे सो रही है। पूनम, ये तुम्हारी सेवा का कमाल नहीं है, ये तो इन गोलियों की वजह से है। इसका मतलब मेरी माँ को इतने दिन से मीठा जहर देकर सुलाया जा रहा था। और वह पूनम की ओर गुस्से से बढ़ता है और आकर उसका हाथ पकड़ता है। पूनम, जानती हो वो कौन है? वो शर्मन, वो मेरी बात सुनो तो। मगर शर्मन इधर उधर देखे बिना सीता के पास जाकर उसे जोरदार चांटा लगा देता है। यही है वो मेरे जीवन का ग्रहण, जो मेरी माँ को मारकर मेरा बदला मेरी माँ से ले रही है। सीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बस गाल सहलाकर रो रही थी। पूनम ये देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। बहन जी का पत्ता तो खुद ही कट गया। अब देखते हैं कैसे सीता अपनी डूबती गृहस्थी को अपने भोलेपन से संभालेगी और बालिका वधू से कैसे एक समझदार वधू बनकर दिखाएगी। जानने के लिए देखते रहिए हमारी नई कहानी केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।